आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में एंड दिस द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा या 3 वीडियो में बनाऊंगा इस चैप्टर के, बिकॉज चैप्टर थोड़ा लेंदी है। तो इसके आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। तीनों वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। एंड ये एक ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर आपको ये सारी बातें बता देगा जिसके सहारे आप इस F9 पेपर को क्लियर करोगे। सर इसमें ऐसा क्या बताया जाएगा? इसमें बताया जाएगा आपको NPV के बारे में, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है और ये कैसे काम करता है, ऐसे क्या यूज़ है, ये आप यहाँ पे जान जाएंगे। अगर आपको पता करना हो कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या, इसी के सहारे हम F9 पेपर क्लियर करेंगे, तो आप लोग अपने सीनियर जो भी आपके कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव्स हो, उनसे ज़रूर, जो बच्चे ACCA पढ़ रहे हों, उनसे ज़रूर पूछें कि भैया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, क्या यही बेस है F9 का? दे विल आंसर डेफिनेटली यस। इसी के सहारे आप F9 पेपर क्लियर करेंगे। अब आती है बात इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मतलब इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, इसका हम क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करेंगे। और अब हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ROCE के बारे में। और क्या पढ़ा था हमने वहाँ पे पढ़ा था पे बैक पीरियड के बारे में। हमने ROCE में प्रॉफिट का यूज़ किया था और पे बैक पीरियड में हमने कैश फ्लो का यूज़ किया था। तो सर यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, क्या हम किसकी बात करने वाले हैं? ऐसा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम कैश फ्लो के बारे में ही बात करने वाले हैं। और आगे आने वाली पूरी किताब में हम लोग कैश फ्लो का ही यूज़ करेंगे। आइए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले ज़रा ये समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, बहुत गहराई में जाऊंगा, ठीक है। एक भी चीज़ छूटेगी नहीं, लेकिन स्लो रहेगा। तो अगर किसी बच्चे को बोरियत हो रही होगी या जिसको ये बातें पता होंगी, प्लीज़ स्किप करके और तुरंत आगे चले जाइएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? चलिए मैं पहले कहानी सुनाता हूँ। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ, मान लीजिए हमारे पास एक हमारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है जोएल। अगर मैं जोएल से कहता हूँ कि जोएल साहब, मैं आपको 20 साल बाद 1 लाख रुपए दूंगा। कितने साल बाद? मतलब मैं इनको कहता हूं कि मैं आपको 2042 में मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। सेकंड प्रपोजल मैं उनसे ये कहता हूं कि मैं आपको 2022 में आज या कल में आपको मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं। तो वो इसमें से कौन सा प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट करेंगे? मैं उनको दे तो रहा हूँ 1 ही लाख रुपए, तो वो मेरा कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? तो ऑब्वियस आंसर इज़ वो यही कोशिश करेंगे कि सर आप मुझे आज ही ये पैसे दे दो। क्योंकि जो जितनी चीज़ें वो आज इस 1 लाख रुपए में ख़रीद लेंगे, क्या उतनी ही चीज़ें वो 2042 में 1 लाख रुपए खरीद पाएंगे? द आंसर इज़ नो। बहुत कम चीज़ें खरीद पाएंगे और यहाँ पे वो एक बड़ी चीज़ खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे बात यही होती है कि हम लोगों को यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना है कि जो पैसे हमें, अब मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा आपसे बातें करता हूँ। बिज़नेस में हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या वास्तव में बिज़नेस में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हमारे एक स्टूडेंट हैं राहुल थे, जो जॉब कर रहे थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। वहाँ पे उन्होंने हमसे एक बार बताया था ये बातें, उन्होंने फ़ोन पर भी पूछा, हाँ सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हम लोग कंपनी में यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सपोज़ दैट हमारे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है गणेश। गणेश साहब, गणेश एक मान लीजिए बिजनेसमैन है, वो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं उनके सामने और मैं एक प्रपोजल लेके गया कि गणेश देखो ऐसी बात है कि आपको पहले साल जो पैसे मिलेंगे वो 2 लाख रुपए मिलेंगे। सेकंड ईयर में आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपको 6 लाख मिलेंगे। थर्ड ईयर में जो पैसे मिलेंगे आपको 10 लाख मिलेंगे। फोर्थ ईयर में जो पैसे मिलेंगे वो 50 लाख मिलेंगे। मैंने उनके सामने एक और प्रपोजल रखा कि फर्स्ट ईयर में आप ले लो 50 लाख रुपये, सेकेंड ईयर में ले लो 10 लाख रुपये, थर्ड ईयर में ले लो 6 लाख रुपए और आखिरी फोर्थ ईयर में ले लो आप 2 लाख रुपए। आप यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि दोनों ही बिजनेस, दोनों ही प्रपोजल में उनको क्या कह रहा हूँ, पैसा आपको बराबर आ रहा है। देख रहे हो, पैसा उनको बराबर आ रहा है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि गणेश यहाँ पे कौन सा प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट करेंगे। तो साहब यहाँ पे ऑब्वियस आंसर है कि यस गणेश
गणेश इसी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ इनको ज़्यादा पैसे पहले ही मिल जा रहे हैं और कम पैसे बाद में मिल रहे हैं, तो चल सकता है। मतलब ये जल्दी, कोई भी आदमी चाहता है ना जितना ज़्यादा हो सके पैसे मेरे जल्दी से जल्दी मेरे पास आए, ताकि क्या कर सकूँ मैं, ताकि मैं इसको कहीं और री इन्वेस्ट कर सकूँ और कुछ अच्छे खासे रिटर्न वहाँ से भी कमा सकूँ। अब खुद ही सोचिए 50 लाख रुपए के आएंगे, तो अगर इनको ज़मीन लेनी थी तो वो पहले साल 50 लाख की आए, फट से ज़मीन ले ली, वही पैसे उनको 4 साल बाद आप मिलते अगर 50 लाख रुपए, तो क्या वो ज़मीन उतनी बड़ी ले पाते? नहीं ले पाते। उनको एक छोटी ज़मीन मिल पाती 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की। तो घुमा फिरा के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मनी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? मनी की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी, मनी की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास पूरी किताब में ये एक ही कहानी चलेगी कि हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा कि यार एक ऐसा ऐसा प्रपोज़ल है, हमको इतना इतना रिटर्न मिलने वाला है, क्या हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? तो आप इन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके आंसर भी वहाँ पे आ जाएंगे। चलिए अब हम और गहराई की बात कर लेते हैं। आखिर ये मनी की वैल्यू कम क्यों हो रही है ना, ये भी पता होना चाहिए। मनी की वैल्यू कम इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में या इकोनॉमी में क्या चल रहा है? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है। अब ज़मीन मैंने क्या कहा, 50 लाख रुपए बाद में भी जब मिलेंगे तो वो उतनी बड़ी ज़मीन नहीं ले पाएंगे, छोटी ज़मीन ले पाएंगे। क्यों ले पाएंगे? क्योंकि मार्केट में चल रहा है इन्फ्लेशन। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर इन्फ्लेशन ना हो तो क्या ये 50 लाख रुपए कभी भी मिले चलेगा? हाँ, अगर इन्फ्लेशन ना हो तो भैया जितने का दाम है प्राइस उतना का सेम ही रहेगा, वो हमेशा हमेशा 50 लाख रुपए कभी भी मिले आप ले सकते हो। तो इन्फ्लेशन तो रहेगा ही। आइए समझते हैं इन्फ्लेशन कम कब कैसे हो सकता है, या इन्फ्लेशन को हम रोक कैसे सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि इन्फ्लेशन हमारी जीरो हो जाए या मिनिमल हो जाए, कम से कम हो जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि सर अगर इंटरेस्ट रेट, ध्यान दीजिएगा मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख लीजिए कहीं अपनी किताब में, इफ़ इंटरेस्ट रेट विल बी रिड्यूस्ड, इंटरेस्ट रेट विल बी रिड्यूस्ड, then automatically inflation will also get reduced, will also get reduced। सर ज़रा हमें बताएं कि ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस कैसे होता है, ज़रा मैं इसको भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये रिड्यूस कैसे हो जाता है। आइए एक कहानी सुन लेते हैं, आपको उस कहानी के माध्यम से सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखिए ध्यान से क्या कहानी है। बड़ी कहानी, लंबी है थोड़ा, ठीक। सपोज दैट एक बिल्डर हैं, वो फ्लैट बेचते हैं। इनके फ्लैट की जो कीमत है वो 20 लाख रुपए है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इसका नाम निखिल है। निखिल साहब के पास निखिल साहब के पास 20 लाख रुपए भी हैं। ठीक, इसके बाद आती है बात कि एक बैंक है यहाँ पे। बैंक वाला इनसे कहता है कि निखिल साहब अगर आप हमें पैसा हमारे यहाँ जमा करेंगे तो 1 साल बाद हम आपको 20 लाख का 22 लाख रुपए करके दे देंगे, मतलब 2 लाख रुपए ब्याज दूंगा, मतलब 10% से ब्याज यहाँ पे मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था। अब ये बोले यार बिल्डिंग लूँ जो 20 लाख रुपए की मिल रही है, जमा कर दूँ। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये पैसे बैंक में जमा कर दिए। 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद इनके पास 22 लाख रुपए हो गए। इसके बाद ये 22 लाख रुपए रखे थे और फिर ये बिल्डर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बिल्डर साहब ये बिल्डिंग कितने की है? उन्होंने कहा कि ये 20 लाख रुपए का आपको घर मिलेगा। अब ये सोचने लगे निखिल कि अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने सोचा चलो ऐसा करते हैं
मैं पैसे को बैंक में फिर रख देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, 20 लाख को जब फिर से रख दिया तो करीब मैं एक सिंपल रखने के लिए उनको 25 लाख रुपए 2 साल बाद इनके पैसे हो गए। 10% ज़्यादा हो सकता मतलब, लेकिन चलो इतना रखते। अब आती है बात कि अब फिर 25 लाख रुपए होगा 2 साल बाद। 2 साल बाद जब इनके पास 25 लाख रुपए हो गए, फिर बिल्डर के पास गए और इन्होंने बिल्डर से पूछा कि सर ये बिल्डिंग कितने की है, तो बिल्डर ने कहा 20 लाख रुपए की। तो क्या ये बिल्डिंग लेंगे? अगेन ये आंसर आएगा नहीं, ये बिल्डिंग नहीं लेंगे, ये पैसे को अपने फिर से बैंक में जमा कर देंगे और करीब 27-28 लाख रुपए इनको यहाँ पे फिर तीसरे साल बाद मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि बिल्डर साहब की बिल्डिंग बिक नहीं रही है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग की प्राइस क्या है, 20 लाख रुपए है। अब देखिएगा कि बिल्डर की बिल्डिंग कैसे बिकती है, इसको देखिएगा। मतलब बिल्डर अगर अच्छे भाव में रहे, नम्र भाव, सॉफ्ट हार्टेड रहे कि नहीं मुझे अपना बिल्डिंग नहीं बेचनी है, मतलब बिल्डिंग मुझे सस्ते दामों पे बेचनी है ताकि सभी लोगों के पास घर हो जाए, तो देखो लोग खुद ही बिल्डिंग नहीं खरीद रहे हैं। मतलब सस्ता करके बैठेंगे, ले लो भाई मैं सस्ता कर रहा हूँ ले लो, लेकिन लोग बोले नहीं हम पैसे कहीं और लगाएंगे, यहाँ हमको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। अब देखिए जब बिल्डर साहब शैतानी करेंगे तब सब लोग तुरंत बिल्डिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। पहले साल बाद जैसे ही इन्होंने यहाँ पे लगाए, इनको कितने रुपए मिल गए, इनको यहाँ मिल गए थे 22 लाख रुपए इनको यहाँ पे मिले थे, एक साल में मिले थे, आपको याद होगा। जैसे ही एक साल बाद ही बिल्डर के पास गए, बिल्डर ने कहा मेरी बिल्डिंग तो 28 लाख रुपए की हो चुकी है। अब आप बताइए, अब एक साल बाद जो निखिल भाई साहब हैं वो बिल्डिंग लेंगे या वो पैसे को बैंक में ही जमा करेंगे? अगर बिल्डिंग का दाम ज़्यादा हो गया इस इंटरेस्ट के मुकाबले, तो निखिल साहब कहाँ जाएंगे? निखिल साहब इस बिल्डिंग को लेने के लिए जाएंगे और वो यहाँ पे 6 लाख रुपए अपने घर के गहने भी, ज्वेलरी भी बेच देंगे और कुछ और बेच बूझ के कैसे भी करके अपार्टमेंट को, वो बिल्डिंग को ले लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जब बेचने वाला है वो अपनी चीज़ को जब तक इंटरेस्ट जो मार्केट में बैंक में चल रहा है उससे ज़्यादा नहीं रखता है, तब तक लोग उसकी चीज़ को नहीं। आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपकी ज़मीन जो है, ज़मीन का रेट अगर 2% 1% से बढ़े और बैंक में जो पैसा है वो ज़्यादा % से बढ़े, तो बैंक में रखोगे ना पैसे आप। तो जब बेचने वाले बिल्डिंग या घर कोई चीज़, कार बेचते हैं, अगर वो उससे ज़्यादा महंगी कार नहीं करते चले जाएंगे तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 100 बात की एक बात कि जितना कम इंटरेस्ट होगा, सोचिएगा अगर यहाँ पे इंटरेस्ट 1% होता और 20 लाख का यहाँ पे, और सोचिए 28 लाख नहीं, मैं कहता हूँ अगर ये 23 लाख भी होता ना तो भी हम निखिल साहब बिल्डिंग लेते। मैं कहता हूँ 22,50,000 होता तो भी निखिल साहब बिल्डिंग ही खरीदते। तो अगर मैं कहता हूँ कि 21,90,000 हो जाता इस बिल्डिंग का दाम, तो भी क्या निखिल साहब बिल्डिंग लेते? नहीं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि उनके पैसे यहाँ पे 22 लाख हो रहे हैं, यहाँ पे 21,90,000 ही हो रहा है। अब हम और गहराई की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आज का लेक्चर में बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत ही गहराई से चलूँगा, बहुत ही पेशेंस से बैठिएगा, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब आती है बात कि यहाँ पे अगर ये 10% से ना होकर 1% होता तो 20 लाख रुपए को अगर ये 1% से देखा जाए तो करीब 20,20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ यहाँ पे। तो अगर यहाँ बिल्डिंग का दाम 20,30,000 हो जाए तो यहाँ बिल्डिंग बिक जाएगी। अगर ये 1% से बढ़िया, मैं कहता हूँ यहाँ पे 20,05,000 रुपया हो गया तो यहाँ बिल्डिंग का दाम बोलेंगे ठीक है यार, हम अगर 21,90,000 ना करके अगर हम लोग 20,05,000 रुपये भी कर देंगे, वहाँ 5 रुपये या 500 भी कर दिया तो भी बिल्डिंग बिकना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जितनी कम इंटरेस्ट रहेगी, बिल्डर भी अपनी महंगाई को उसी हिसाब से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि लोग ऑब्वियसली बात है, लोगों की खरीदने शक्ति भी तो होनी चाहिए कि कुछ भी बढ़ा दोगे। तो अगर ये साहब थोड़ी सी भी बढ़ा देंगे तो, क्योंकि इनको बेचना भी इनका दोनों ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि अकेले। अब अगर खूब 50 लाख का बेच दो ना, फिर कोई लेगा ही नहीं ना, ये कहाँ किसी औकात ही नहीं रही। तो घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा अगर अपने बिल्डिंग को बेचना स्टार्ट कर देंगे प्राइस में, तो इनकी बिल्डिंग बिकना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डर मजबूर होते हैं कि उनको अपनी चीज़ों को इंटरेस्ट रेट के मुकाबले कुछ महंगा रखना पड़ता है, नहीं तो लोग उनकी चीज़ों को लेना बंद कर देते हैं या लोग उनकी चीज़ों को उनकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं प्रॉपर
हिसाब से। जो बच्चों को समझ में नहीं आया है वो प्लीज़ इसको वापस रिवाइंड करके फिर से देखें, समझ में सब कुछ आएगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट किस पॉइंट को मैं और एक्सप्लेन करूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी रिसीव्ड टुडे इज़ वर्थ मोर देन द सेम सम रिसीव्ड इन द फ्यूचर। ऑब्वियस सी बात है, 50 लाख रुपए आप अभी पालो, वही सेम वर्थ अगर आप फ्यूचर में पाओगे तो उसके मुकाबले आज का 50 लाख के वर्थ ज़्यादा है, और 25 साल बाद 50 लाख पाओगे उसका वर्थ कम है। दिस अकर्स फॉर 3 रीजन्स। ये 3 कारणों की वजह से होता है। पोटेंशियल फॉर अर्निंग इंटरेस्ट। सबसे पहला कि आप इस पैसे को अभी से ही रख के इंटरेस्ट कमा सकते हो। 25 साल बाद जो पैसे मिलेंगे, 25 साल में तो आप यहाँ 50 लाख पे कितना इंटरेस्ट कमा लोगे। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कोई भी चीज़ जो आप लेने वाले हो आज, वो चीज़ और 25 साल बाद जो 50 लाख रुपये मिलेंगे, उससे वो चीज़ उस टाइम पे महंगी हो चुकी होगी, तब आप वही चीज़ खरीदने जाओगे छोटी ज़मीन मिलेगी, आज वही चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको बड़ी ज़मीन मिल जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ रिस्क। ये भी एक मन में दिमाग में रहता है कि भैया दे दो ना पैसे यार, पता लगा 25 साल बाद क्या रहा क्या नहीं रहा, मैं रहा नहीं रहा, क्या हो गया। एक रिस्क भी दिमाग में चलता रहता है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं भैया अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 50,000 रुपये हैं, तुम रखो चाहे मैं रखो, तो मैं प्रीफर यही करूँगा मेरे पास 50,000 रुपये रहे ना, है ना। मेरे दिमाग में रहता है कि रिस्क ना लिया जाए। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे पैसे हमारे पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे पास आ जाए। अब देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे किताब में लिखी है, ज़रा फोकस करिएगा उस बात पे। दिस इज़ द की कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द FM सिलेबस। F9 के FM के सिलेबस में आपको यही एक की कॉन्सेप्ट है जो पूरी किताब में आप लोग को परेशान करेगा। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत दिक्कत होगी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स टेक अकाउंट ऑफ दिस टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी व्हेन अप्रेजिंग इन्वेस्टमेंट। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे अप्रेजिंग टेक्निक, अप्रेजिंग जब हम इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज करते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर लिखी है बात, इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी जस्टिफाइड, अगर हमें किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने जो किया है उसे जस्टिफाई करना है। बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दिया है ना, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ध्यान सुनिएगा मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। यहाँ लिखी हैं बातें, इफ़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी जस्टिफाइड इट नीड्स टू अर्न एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको एक मिनिमम अमाउंट जो हमने फिक्स किया उतना तो हमको प्रॉफिट कमाना चाहिए। कितना कमाना चाहिए प्रॉफिट? सो दैट द रिटर्न कॉम्पनसेट्स द इन्वेस्टर्स फॉर बोथ द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड ऑल्सो फॉर द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर प्रॉफिट्स आर मेड। अगर इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हैं और मैं कहता हूँ कि यार आपको जो रिटर्न मैं दूंगा वो रिटर्न में 5 साल बाद आप लोगों को 20-20 लाख रुपए दूंगा, तो उसने पैसे लगाए हैं मान लीजिए 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए उसने लगाए हैं और 5 साल बाद क्या मैं उसको 20 लाख रुपए दूंगा तो वर्थ रहेगा? तो आपको भी क्लियर दिख रहा है नहीं, वर्थ नहीं रहेगा। 5 साल बाद में वही 18 लाख रुपये जो 20 लाख पाओगे वो करीब 18 लाख ही हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को दोनों कॉम्पनसेट करना है, इन्फ्लेशन से भी कॉम्पनसेट करना है, ताकि वो जितना 18 लाख में खरीद रहे थे ज़मीन, पता लगा वही ज़मीन 22 लाख की होगी 5 साल बाद, तो क्या दिया मैंने? कुछ नहीं दिया उसको। तो पहले मैं उसको इसके लिए इन्फ्लेशन के लिए कॉम्पनसेट दूंगा, प्लस इसके ऊपर मैं उसको क्या दूंगा? प्रॉफिट भी दूंगा अपने इन्वेस्टर को। मैं कौन हूँ? मैं एक कंपनी हूँ। जब भी हम अपनी बात करेंगे तो हमेशा अपने आप को हम एक कंपनी मान के बात करेंगे। फिर लिखी है बातें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कंपनी वुड इन्वेस्ट 80,000 नाउ टू अर्न रेवेन्यू ऑफ 82,000 इन 1 वीक टाइम, द प्रॉफिट ऑफ 2,000 इन 7 डेज वुड बी वेरी गुड रिटर्न। 2,000 रुपये अगर हम अपने इन्वेस्टर को एक हफ्ते में दे रहे हैं तो अच्छी बात है। हाउएवर इफ़ इट टेक्स 4 years टू अर्न द मनी द रिटर्न वुड बी वेरी लो। तो ये रिटर्न क्या रहेगा? रिटर्न कम हो जाएगा, उसके लिए बहुत कम। 4 साल बाद दे रहे हो आप 2,000 रुपये, कोई मतलब है क्या? देयरफॉर मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू, it can be invested to earn interest or profit, so it is better to have $1 now then मतलब तुलनात्मक में तुलना कंपेयर इन 1 year टाइम, 1 ईयर के मुकाबले आप अभी पाना चाहोगे $1। दिस इज बिकॉज $1 नाउ कैन नाउ बी इन्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट ईयर टू अर्न अ रिटर्न, वेयर एज $1 इन 1 year टाइम कैन नॉट। मतलब हम अभी जो $1 पाएंगे हम उसको वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 1 साल बाद $1 पाएंगे उसको तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए, है ना।
Alternatively, in a financing situation, paying out cash immediately leads to an immediate interest charge, whereas delaying in the payment to the future date delays the charge and reduces the interest cost and therefore the overall cost of making the payment. अब इन्होंने बात ये लिखी है कि अगर हमको पेमेंट करना हो, जब हम पेमेंट करना हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके उतना ज़्यादा क्या करें, डिले करें। जितना ज़्यादा हम डिले करेंगे, अब सोचिए मुझे अगर 10 लाख रुपए किसी को देने हैं और मैं 10 लाख रुपए 2 साल बाद दूं, तो 10 लाख रुपए मैं कितना इंटरेस्ट कमा लूँगा, उसके बाद 2 साल बाद दे दूँगा। और 10 लाख रुपए अगर मैंने अभी तुरंत दे दिया तो मैं उस पर क्या हुआ, मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं कमा पाया और मैंने उसको ऐसे ही दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, महंगा सौदा हो जाएगा। Another way of looking at a time value of money is to say that only value of cash at a future date is worth less than the same value now. वही बात है कि हम लोग अभी जो है वैल्यू ज़्यादा रहती है। Impact of inflation. In most countries and in most years price rises as a result of inflation. Therefore, funds received today, inflation रहता है इसलिए बेटर क्या है, इसलिए बेटर यही है, funds received today will be by more than the same amount a year later. As prices will have risen in the meantime, बीच में क्या होता है, इस समय काल में प्राइस बढ़ जाएगा। द फंड्स आर सब्जेक्ट टू अ लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। वही पैसा जो 100 रुपये का नोट है उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। द अर्लियर कैश फ्लो आर ड्यू टू, अब रिस्क क्या है, रिस्क भी रहता है ना फ्यूचर में कैश पाने पर, क्या रिस्क रहता है। द अर्लियर कैश फ्लो आर ड्यू टू बी रिसीव्ड और पेड द मोर सर्टेन दे आर, है ना, जितनी जल्दी हमको पैसा मिल जाता है उतना क्या रहती हैं चीज़ें, उतनी ज़्यादा चीज़ें सर्टेन रहती हैं, क्लियर रहती हैं। देयर इज़ लेस चांस दैट इवेंट विल प्रिवेंट पेमेंट अर्लियर। अब सोचो 2 साल बाद कह रहे, 2 साल बाद बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, क्या रहा, तो सर्टेन नहीं रहा। अर्लियर कैश फ्लो देयर फोर कंसिडर टू बी मोर वैल्यूएबल, जितनी जल्दी आ जाएगा उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू रहेगी। हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ना कि जितनी जल्दी पेमेंट कर दो हमारा चीज़ें क्लियर हो जाए, हम उस पर कुछ कमा ही लेंगे। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है, अब जब आप लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, अगर आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए हैं, उस पर 10% से ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 110 हो जाएगा। 110 पे अगर आप 10% निकालोगे तो 110 प्लस 10% हो जाएगा। तो अगर हम निकालना चाहें 110 इंटू 10%, है ना, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है, 11 होता है। 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 121। तो आपने ये चीज़ देखा कि सोचिए क्या हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला ना यहाँ पे, जो 10 रुपये इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल हो गया था। 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है ना, 100 रुपये हमारा मूलधन है जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। मूलधन पे क्या मिला हमको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया, ये 110। 110 पे क्या इंटरेस्ट, इस पर भी 10 रुपये पे कुछ मिला है ना, 1 रुपये यहाँ इस पर भी मिला हुआ। तो घुमा फिरा के मेरे कहने मतलब ये हुआ, इसी को हम अब 110 पे 10% निकालोगे तो 12.1 मिलेगा। तो यही बात यहाँ कही गई, इसी को कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो महंगाई जो बढ़ती है वो इसी तरीके से बढ़ती है, महंगाई भी कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ती है। ज़रा सोच लेते, दिमाग में लगाइए। सपोज़ दैट कि अगर कोई कार है, कार की कीमत है 50 लाख रुपए और अगले साल ये कार 10% महंगी हो गई, तो इसकी कीमत हो जाएगी 55 लाख रुपीज़। अब सरकार कहती है कि हम महंगाई और बढ़ रही है, महंगाई अब 20% से बढ़ेगी, या महंगाई मैं कहता हूँ अब 15%, 10% सेम रही। मैं कहता हूँ अगले साल 10% सेम महंगाई रही, चलती रही सेम में 10% से। अब ये बताइए, क्या अगले साल कार 50 लाख की 55 हुई तो क्या फिर से 50 लाख की 55 ही होगी? नहीं ना, 50 लाख पे 10% बढ़ेगा। मतलब महंगाई जो 50 लाख के अंदर जो 10% जुड़ गया था, 5%, मतलब 5 लाख रुपए, उस पर भी महंगाई, मतलब कंपाउंड करके ही यहाँ पे बात हो रही है। मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही कंपाउंडिंग की बात यहाँ पे कही है। फिर 55 लाख के 5.5 का 60.5 हो जाएगा, फिर इस पर 10% बढ़ेगा, तो 60.5 का 10% 6.05 बढ़ेगा, फिर इसका 10%। तो इसी सेम पे नहीं बढ़ा ना, बेस प्राइस पे नहीं बढ़ रहा कभी भी। तो जो महंगाई रहती है इन दैट ईयर, उसी पे महंगाई आगे बढ़ती चली जाती है। द सम इन्वेस्टेड टुडे विल अर्न इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग कैलकुलेट्स द फ्यूचर और द टर्मिनल वैल्यू, अंत में जो वैल्यू मिलेगी ऑफ अ गिवन सम इन्वेस्टेड टुडे फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका लास्ट में कितना पैसा मिलेगा वो कंपाउंडिंग करके निकाला जाता है।
टू कंपाउंड द सम द फिगर इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट वुड अर्न ओवर द पीरियड। द कंपाउंड ऐसे ही निकलेगा, उसको हम इंटरेस्ट उसमें जोड़ते चले जाएंगे और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी। एक सिंपल क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। An investment of $100 is to be made today. What will be the value of investment after 2 years? 100 रुपये इन्होंने लगाए, वही मैंने जैसा एग्जांपल दिया था वही सेम ही है। 10% से यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया, 110 हो गया। आफ्टर 2 ईयर्स आप सिंपल कैलकुलेटर पे करके ना ऐसा लिखना है 100 प्लस 10% का एक बटन होता है, उसको दबा देना तो ये हो जाएगा 110। फिर उसमें फिर 10% जोड़ देना तो ये हो जाएगा 120। 10 प्लस % का बटन दबा देना, ठीक है, प्लस का बटन दबाना। That $100 will be worth 121 in 2 years at the interest rate of 10%. Another way of stating that is that $121 in 2 years is worth the same amount of $100 now. इसका मतलब ये हुआ कि अगर महंगाई मार्केट में 10% से चल रही है तो आज का 100 रुपया और 2 साल बाद का 121 रुपये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, क्योंकि जो चीज़ आप आज 100 रुपये की ले पा रहे हो वही चीज़ आपको 2 साल बाद लेने के लिए 121 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई 10% से बढ़ रही है। दिस इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। हाउएवर इफ द क्वेश्चन आस्क यू फॉर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 ईयर्स इट वुड बी अ लॉट ऑफ लॉन्गर। आप सोचिए अगर मैं इसी तरीके से 20 साल का निकालूं तो क्या आप निकाल पाओगे, बहुत थक जाओगे। निकल तो जाएगा, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है। आइए जरा हम फॉर्मूले की तरफ अब बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है देखिएगा। टू स्पीड अप द प्रोसेस वी यूज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम इन्वेस्टेड नाउ। आपको याद होगा क्लास 8th में आपसे कभी पढ़ा होगा कि हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और आपने एक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल, आइए देख लेते हैं। इसमें आपने ये पढ़ा था A इज इक्वल टू P1 + R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, ऐसा पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ा होगा आपने, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T अपॉन 100, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, है ना। मंथ रहते हैं तो अगर मंथ रहेगा 3 मंथ 3/12 हो जाता था ये। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ था, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने कुछ ऐसा यहाँ पे पढ़ा हुआ था। आइए देखते हैं। तो हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी, अभी हम लोग को यहाँ पे हमारा सिलेबस में मैथ्स ऐसी बातें नहीं है, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला यूज़ करना है। आइए देखते हैं, इसी फॉर्म, यही आपका जीवन है, यही आपको F9 पास कराएगा। आइए देखते हैं कैसे पास कराएगा। अब आपके पास अगर आज 100 रुपये हैं, उस पर 10% से इंटरेस्ट, आइए मैं 100 रुपये 2 साल का दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। आपके पास 100 रुपये हैं, A इज इक्वल टू वॉट, A इज इक्वल टू फ्यूचर में जो पैसा मिले अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया, 1 + R कितना, 10%, 10/100 रेज़ टू पावर 2, 100। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1.1 की पावर 2। 1.1 × 1.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 1.1 × 1.1 कितना हो गया, ये 1.21। तो 100 × 1.21 कितना हो जाएगा, 121। तो आपने देखा जो हमने ऊपर निकला वही निकला। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1.21। तो हमने क्या किया, आज के अगर हमको देखना है कि आज जो हम पैसा लगा रहे हैं वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फ्यूचर में जो पैसा है उसको हमें अगर आज की टर्म में निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, फट से वही करूँगा। अब ये फॉर्मूले को मैं रिवर्स ले जाऊँगा, A/1 + R की पावर 100 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू वॉट, P। तो जो P यहाँ था, अब मैंने P को यहाँ लिख दिया, तो फॉर्मूला ऐसा बन गया। बस इसी फॉर्मूले को हम पूरे किताब में यूज़ करने वाले हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बात कोई मतलब अब मिल तो जाएगी कहीं ना कहीं ढूंढने में, लेकिन याद रखिए ये बात मिल ही जाएगी, कहीं ढूंढोगे ऐसा नहीं है, मेरे पास ही है। लेकिन याद रखिएगा फॉर्मूला वाला ईजी आपको किताब में नहीं दिखेगा, लेकिन दिख जाएगा अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो 4-5 बार, तो ये फॉर्मूला आपको किताब में दिख जाएगा एक जगह। A इज इक्वल टू, मतलब ये अगले पेज पे है वैसे तो, लेकिन कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, समझ लीजिए पहले। अमाउंट P आपको यहाँ पे हमेशा आपके पास रहेगा, तो आपको फ्यूचर का A जो रहता है उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। आइए इसी को थोड़ा सा हम और ब्रॉड ले चलते हैं। तो जब
इसी को मैं इस फॉर्मूले को जब ऊपर लिखूँगा तो कैसा लिखूँगा, A1 + R/100 की पावर -n। बस यही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, = P। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। इसको नोट करते रहिए, आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो प्लीज़ किताब लेके बैठा करिए, खाली मत बैठा करिए। ठीक है, चलिए अब आइए आगे की बातें करते हैं। अब देखिए जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है A=P वाला, वो देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। A फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट, P क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, 1 + R⁴ मतलब रेट कौन है, रेट अपॉन 100 लिखा था। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं R/100 को, R रेट पहले से हो गया n। ठीक है, अगर मैं इसे 10/100 करूँ तो वो कांट आई राइट 0.10, बस वही इन्होंने 0.10 लिख देंगे ये लोग, और कुछ खास चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो आप लोग डरिए मत और थोड़ा सा फोकस रहिए कि हाँ मुझे क्लियर करना है इस बार, बस इतना सा सोच के रखे रहिए, पेपर क्लियर हो जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और कुछ नहीं, बस बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, गधे ऐसे पढ़ते रहिए, कैसे नहीं निकलेगा, निकल जाता है। ठीक है, वेयर F= फ्यूचर वैल्यू आफ्टर n पीरियड्स, P क्या है, इनिशियल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड, n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स है। अब आती है बात टर्मिनल वैल्यू इज़ द वैल्यू इन n ईयर्स टाइम। छोड़ दीजिए, कुछ खास बात नहीं है। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है साहब यू हैव $5000 टू इन्वेस्ट नाउ, आपके पास आज कितने रुपए हैं, आपके पास 5000 रुपये हैं, 6 साल बाद ये कितने हो जाएंगे। तो A P 1 + R⁴n। तो P कितना है आपके पास, 5000 रुपये हैं, आपके पास ब्याज कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट आपको 5% से मिल रहा है। 5% को हम कैसा लिख सकते हैं, 5% को हम ऐसा लिख सकते हैं, 0.05 लिख सकते हैं, है ना, 0.05 लिख सकते हैं। पावर कितना है, 6। तो अगर साहब यहाँ पे आप 5000 को 1.05 की पावर 6 है, इसको जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 500 × 1.3401, तो सॉरी 5000 ना, 5000 × 1.3401, तो ये हो जाएगा आपका साहब 6700। तो यही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके इतने डॉलर्स आपको क्या हुए, आपको अंत में 6 साल बाद आपको जो पैसे जब आप जहाँ इन्वेस्ट किए हो वहाँ से आपको $6700 आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बहुत इजी सी बातें हुई, आगे आगे देखते हैं। अब ये डिस्काउंटिंग, आपको डिस्काउंटिंग करना सिखा रहे हैं, मैं भी आपको सिखाया था डिस्काउंटिंग करना। ये सब कुछ मत पढ़ना, और डिस्काउंटिंग का एक सिंपल सा तरीका है, आइए जरा उसको देख लेते हैं। मैं हल्का से पढ़ रहा हूँ वैसे। ठीक है, इन अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कैश फ्लो विल अराइज एट मेनी डिफरेंट पॉइंट्स, कैश फ्लो बहुत बार होगा इन टाइम। टू मेक ए यूजफुल कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फ्लोज दे मस्ट ऑल बी कन्वर्टेड टू अ कॉमन पॉइंट। तो हम लोग आज क्या कॉमन पॉइंट मतलब हम उसको प्रेजेंट जीरो पे लाते हैं, छोड़ दें प्रेजेंट डे, मतलब वही लिखा ना आज की तारीख, मतलब आज की तारीख क्या, ध्यान दीजिएगा जब भी कहीं जीरो, ईयर जीरो मतलब क्या होता है, ईयर जीरो मतलब होता है आज, अभी, तुरंत, अभी का पल, अभी के पल को जीरो कहते हैं। एक साल बीत गया उसको 1 कहते हैं, ध्यान देना। 1 ईयर मतलब एक साल बीत गया, दैट इज़ 1 ईयर। 2 साल बीत गया, दैट इज़ 2, नॉट 1 ईयर स्टार्ट हो दैट इज़ 1, नो। अभी का पल जीरो है, अभी के पल से जब एक साल पूरा ख़त्म हो जाए दैट इज विल बी कॉल्ड एज 1। तो अगर हमको यहाँ पे 4 साल वापस आना है तो हमको 1 2 3 4 बार हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को टाइम देंगे। तो बस वही बात समझ के रखिएगा। कोई भी कैलकुलेशन आपको पूरी किताब में करनी हो, फ्यूचर में जो भी आपको इनकम होने वाली हो, उन सभी इनकम को हम क्या करते हैं, उन सभी इनकम को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको भी आगे जाके सिखाऊंगा। डिस्काउंटिंग अ सिंगल सम। अब देखिए जो मैंने फॉर्मूला कहा था कि ये फॉर्मूला वही लग रहा है, हाँ सर ये फॉर्मूला आसपास या है वही, क्यों, देखिएगा मैंने क्या कहा था। फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू P 1 + R⁴n। तो अभी क्या कर रहे हैं देखिए, अब P को इन्होंने यहाँ छोड़ दिया, जब P यहाँ छूट जाएगा तो क्या जाएगा, इसके नीचे सब कुछ जाएगा। आइए ले चलते हैं, P यहीं छोड़ दीजिए, F के नीचे जाएगा क्या, 1 + R⁴n। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, n की जो पावर हो क्या नेगेटिव हो जाएगी, तो हम इसको नेगेटिव कर देते हैं। तो F
सॉरी, मैं इसको मिटा के करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे सब कुछ। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा P विल बी इक्वल टू F इंटू, या मैं इसको आप लोग को ना कन्फ्यूजन हो जाएगी इसलिए मैं वैसे ही जैसे लिखा है वैसे लिखता हूँ। F ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर माइनस एन, ये क्या रहेगा P। तो फॉर्मूला क्या बन गया, P विल बी इक्वल टू F इंटू 1 प्लस आर की पावर माइनस एन, और यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को सभी बातें समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे जहाँ F लिया मैंने अपने फॉर्मूले में क्या लिया, अमाउंट मतलब फाइनल अमाउंट है। तो P इक्वल टू A 1 प्लस आर की पावर है, तो आप समझ चुके होंगे। आइए हम मुद्दे पे चलते हैं। लिखिए, उन्होंने समझाया भी यही है, देयर इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉर्मूला वी यूज्ड फॉर कंपाउंडिंग। जो फॉर्मूला हम कंपाउंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला उसी का क्या है, रीअरेंजमेंट है। 1 प्लस आर की पावर माइनस एन इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग फैक्टर। हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर इसी के हिसाब से निकालेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे चलते रहिए, चिंता मत करिएगा, सब समझ में आएगा। अब लिखिए बात, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,15,000 रिसीवेबल इन 9 ईयर टाइम। 9 साल बाद आपको ये 1,15,000 रुपये कब मिलेगा, 9 साल बाद मिलेगा। महंगाई, या अब ध्यान दीजिए जो भी यहाँ पे रेट दिया रहे आप समझ के चला करिए कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या मान के चलेंगे आप, महंगाई में, क्योंकि मैंने क्या कहा है, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा उतनी ही तो कम से कम महंगाई तो उतनी तो रहेगी, उसके ऊपर रहेगी, उससे कम नहीं रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट को ही महंगाई का रेट मान के चलेंगे। What is the present value of $1,15,000 रिसीवेबल इन 9 ईयर टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 6% चल रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला इज इक्वल टू पी एफ अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन। तो यहाँ पे f कितना है, आपका फाइनल अमाउंट कितना मिल रहा है आपको, 1,15,000 रुपये मिल रहे हैं। रेट कितना है 1 प्लस 0.06, 6%, 6 को डिवाइड करेंगे 100 से, 0.06 हो जाएगा। कितने साल हैं यहाँ पे, 9 ईयर्स हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। अपने सभी बच्चे अपने कैलकुलेटर पे क्या करिए, 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट ऐसे लिखो। अब देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे होना ये। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1,15,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.06 लिख सकते हैं, कि पावर 9 लिख सकते हैं। तो आप बस यही करिए, अपने कैलकुलेटर पे लिखिए, बहुत ध्यान सुनना। अपने कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, अपने कैलकुलेटर पे लिखिए 1, डिवाइड का बटन दबाइए, उसके नीचे लिखिए 1.06, उसको इक्वल टू 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 बार दबाइए। जब अपने कैलकुलेटर पे ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अपने आप इसके ना फर्स्ट पेज पे चले जाइए, या फिर आपको वैसा नहीं करना तो आप टेबल देख सकते हैं, टेबल भी दिया हुआ है। अरे यार ये रहा, 6% का 9 साल का प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, 6% का 9 साल का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 0.592 है ना। तो अगर आप क्या करेंगे, 1,15,000 रुपये को 0.592 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1,15,000 इंटू 0.592 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 68068। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे थे हम लोग। तो हमारा यहाँ पे साहब क्या हो जाएगा, ये 68060, अरे 68080 आ रहा है, 080, ठीक, चलिए इतने मांग चलते।
तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 68080। एक यार हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा पीछे क्या आंसर दिया है, TYU2 का आंसर पीछे क्या दिया है, 068 दिया है यार। तो हम फिर से करें, हमारा कुछ वैल्यू गलत आ रही है। 12 रुपये का डिफरेंस मैनेजेबल, लेकिन फिर भी यार मैनेजेबल नहीं है इतना, है ना, इतना 2-4-5 रुपये समझ में आते हैं, 12 रुपये ज़्यादा हो गया। छः परसेंट ही ना, 6% का 9 साल का 0.592, 0.5, ठीक है इतना ही रखिए तब, जब इतना आ रहा है इन लोग का 0.592। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे ना तो आपका बेटर आएगा, पता है, आपसे कैलकुलेटर से करना तो आई थिंक शायद 068068 आ जाए। लेकिन चलो जब इतना आपका फॉर्म आ रहा है तो अब सही है, पता है, आप ऐसा मत सोचो कि गलत है, पता है सब कुछ सही है। अब मैं चाह रहा था कि एग्जैक्ट आ जाए, तो एग्जैक्ट यहाँ नहीं दे रहा है बुक में, ठीक है, लेकिन हमने सही किया, ठीक, चिंता मत करिएगा, 12 रुपये का मैनेजेबल है, चलेगा। अब ये होता इसलिए क्योंकि अब जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो कुछ पॉइंट का अलग अलग आएगा, तो पॉइंट का अगर हम इसको 0.591 मान के देखते हैं अगर, ठीक है, 0.591 इंटू 1,15,000 60 से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये 0.592 दिया है ना यहाँ पे, 0.592 दिया है, चलो 12 रुपये का डिफरेंस चलेगा, ठीक है, सही आंसर है। आप आइए आगे देखते हैं साहब। अब आती है बात कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, प्लीज़ ट्रस्ट मी, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है 2-4-10 रुपये आगे पीछे होगा, चलेगा, ठीक है, ऐसा मत सोचिए गलत। ये इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में आपको आगे जाके मैं दिखाऊंगा काफ़ी बार कि ये ऐसे इशू आते हैं और आपकी किताब में और वो आगे लिखा हुआ है, इट इज़ मैनेजेबल, इतना डिफरेंस चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर। अब आती है बात, इन द अबाउट डिस्कशन वी रेफर्ड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने ऊपर जब सभी बातें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में की, देयर आर अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव टर्म्स यूज टू रेफर टू द रेट ऑफ फर्म शुड यूज टू टेक अकाउंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आती है बात कि जो कंपनी होती है उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो वहाँ पे इन्होंने 3 बातें कही हुई हैं। अगर क्वेश्चन कहता है तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे 7% है, तो मान के चलेंगे कि जो महंगाई है वो 7% से चल रही है। डिस्काउंट रेट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो भी हम उसको मान लेंगे कि हाँ वो डिस्काउंट रेट, मतलब वही हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए आर हमको वही मान के चलना है। रिक्वायर्ड रेट अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, सुनते जाइए, बस सुनते जाइए लेक्चर की, जब पूरा लेक्चर हो जाएगा तब आप देखना कहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड रिटर्न जो अगर कहता है तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे हमको जो रिक्वायर्ड रिटर्न क्वेश्चन में बोर्ड का है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 7% या 5%, हमको 5% ही यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में टर्म यूज़ करना है। Whenever term is used, the rate of interest used for discounting reflects the cost of finance। ये जो कॉस्ट का ये जो रेट है, ये जो भी रेट है ना तीनों, ये सभी रेट दिखाते हैं कि जो पैसे आपने रेज़ किए हैं। एक और बड़ी चीज़ याद रखिएगा, हम जब भी पूरे क्वेश्चन कभी पूरी किताब में सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि ये पैसे हमने कर्ज लिए हैं। क्या लिए हैं? कर्ज लिए, मतलब हमें क्या पे करना है उसके लिए, हमें उसके लिए इंटरेस्ट पे करना है। हम ऐसा मान के चले, ऐसा नहीं मान के चलना है आप लोगों को, नहीं मेरे पास बहुत सारा पैसा है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ये मान के आपको बिज़नेस यहाँ पे नहीं करना है। पूरी किताब में आपको हमेशा ये मान के चलना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे को कहीं ना कहीं से रेज कर रहा हूँ, एंड फ्रॉम दैट सोर्स from where I am raising I have to pay a interest that will be tied up in the investment। you will learn how to, अब देखो क्लियर है, खुद ही कह रहे हैं, आप धीरे सीखोगे, learn how to calculate the cost of capital in the later chapter। आगे जाके सब बातें बताई जाएंगी, अभी सब बातें बताना स्टार्ट कर दूंगा ना तो आप समझ पक जाओगे, बिल्कुल बोर हो जाओगे। अब आती है बात NPV के बारे में, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे 3 वीडियोज़ में इस चैप्टर को ख़त्म करने की। एनी हाउ टेक केयर एंड प्लीज़ खूब पढ़िए, खूब याद रखिए, और एक कैलकुलेटर ज़रूर ले लीजिए आप लोग अपने पास। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आएगा, 850 रुपये का आएगा, प्लीज़ वो कैलकुलेटर ख़रीद कर रख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा। उसके बिना आपको इश्यूज़ आएंगे F9 पेपर क्लियर करने में, तो 850 रुपये का कैलकुलेटर ज़रूर लीजिए आप लोग। और साथ ही साथ आप लोग एक 200 रुपये का कैलकुलेटर कोई भी ले लीजिए, प्लीज़ ऑरपैड का लेना बेस्ट होता है। ऑरपैड का इसलिए बेस्ट है क्योंकि एक फॉर्मूला रहेगा,
जो फॉर्मूला मैं अभी मत लीजिए, दोस्तों वाला मैं बताऊंगा, वो फॉर्मूला 1/1.05 लिख रहे हैं तो इक्वल टू दबाने प्लस एक उसमें GT का बटन होना चाहिए। ये दोनों अगर काम कर रहे हैं तभी वो कैलकुलेटर लेना, नहीं तो मत लीजिएगा, ठीक है। मैं रेकमेंड बताऊँ, एक फ़ोटो भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, शेयर कर दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एवरीवन।